हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एस आर सरकार लाडला में। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th अर्थशास्त्र चैप्टर 4 जो है हमारी वित्तीय संस्था, काफ़ी थोड़ा ये मुजरा उस टाइप का चैप्टर है और इसको हमने बिल्कुल मात्र एक स्लाइड में ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत से 15 मिनट का वीडियो बनेगा और पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर जब आप वीडियो एंड में देख के जा रहे होंगे तो एक चैप्टर का एक भी कंसेप्ट नहीं होगा जो आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। तो एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर कीजिएगा, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारी वित्तीय संस्था। तो वित्तीय संस्था है चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले हम जानते हैं वित्तीय संस्था। तो वित्तीय संस्था हम उसे कहते हैं जो हमारे देश के लोगों को, जो भी सभी लोग हमारे देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों का कोई भी चीज़ जरूरी है आवश्यकता के लिए या उद्योग करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, कोई भी चीज़ आवश्यक अनुसार उसको मुद्रा संबंधित और साख संबंधित यानी पैसा का लेन देन संबंधित जो कार्य करता है वैसी संस्था को क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था। यानी हमारे देश के लोगों को आवश्यकता अनुसार मुद्रा और साख संबंधित कार्यों को संपन्न करने वाली संस्था को वित्तीय संस्था कहते हैं। अब देखिए, इसका कुछ पार्ट है। वित्तीय संस्था के दो पार्ट है, एक है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था और एक है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था क्या है? जो अपने देश के अंदर अपने राज्य के अंदर लोगों के आवश्यकता को पूरी करता है। यानी कि अपने राज्य के अंदर ऋण का लेन देन, आदान प्रदान, ये सारे कुछ करता है, उसके राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहते हैं। और जो देश लेवल पर वित्तीय संस्था का कार्य करता है, राष्ट्र लेवल पर वित्तीय संस्था का कार्य करता है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को रहने देते हैं, पहले राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्था को देखते हैं। और एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म होगा, तो एंड तक बने रहिएगा। राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहेंगे? तो भारतीय मुद्रा बाजार जो है ये उद्योग तथा व्यवसाय के लिए लोगों को अल्पकालीन ऋण देते हैं। क्या देते हैं? ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। कौन? तो ये भारतीय मुद्रा बाजार। देखिए, तो भारतीय मुद्रा बाजार में भी कई प्रकार है। मतलब कौन कौन ऋण देता है? केवल भारतीय मुद्रा बाजार कहने से तो हमको कहीं नहीं मिलता है भारतीय मुद्रा बाजार। यहाँ तो बैंक है, बैंक से हम लोग ऋण लेते हैं। तो उसमें कौन कौन आता है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में आता है केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। तो केंद्रीय बैंक किसे करेंगे? तो केंद्रीय बैंक वो होता है जो आरबीआई है। मतलब हमारे देश में मात्र एक ही केंद्रीय बैंक है, वो क्या कौन है? और आरबीआई है। आरबीआई है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक कहते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में आरबीआई का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। उसके बाद दूसरा है कि वाणिज्यिक बैंक। केंद्रीय बैंक देख लें, वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक वो है जो हम लोगों का जमा स्वीकार करते हैं। हम लोग बैंक जाते हैं जमा करने पैसा, तो हम लोगों का पैसा स्वीकार करता है। बदले में जब हम लोग को जरूरत होगा हम उनसे ऋण लेने जाएंगे तो हमको ऋण प्रदान भी करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक बैंक। और ऐसी बैंक हमारे आसपास दिखती है, जैसे एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, उसके बाद आईसीआईसी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। जितना भी बैंक है ये सब किस में आते हैं? वाणिज्यिक बैंक में आता है। और ये क्या करते हैं? हम लोग को जमा स्वीकार करते हैं और बदले में अगर ऋण जरूरी हो तो बैंक हमें ऋण देती है। तो ये वाणिज्यिक बैंक हो गया। सहकारी बैंक, तो सहकारी बैंक है, ये लोगों के समूह द्वारा सहकारी बैंक बनाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? सहकारी बैंक। यानी लोगों के समूह द्वारा बनाए गए बैंक को क्या कहते हैं? सहकारी बैंक कहते हैं। और इसका भी नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है, इसका भी सभी का नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। चलिए अब देखते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार कैंसिल हो गया, पूर्ण हो गया। अब देखते हैं भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय पूंजी बाजार जो है लोगों को उद्योग तथा व्यवसाय इत्यादि संबंधित कार्य करने के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है। किसानों को भी भारतीय मुद्रा पूंजी बाजार किसी को भी ऋण देता है उद्योग और व्यवसाय करने के लिए। कौन? तो भारतीय पूंजी बाजार। ये क्या करता है? तो दीर्घकालीन ऋण देता है उद्योग प्लस व्यवसाय करने के लिए। अब देखिए, राष्ट्र वित्तीय संस्था का दो पार्ट था, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को हमने देख लिया, ये पूरे इधर कवर हो गया। अब देखते हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। तो जो राज्य के अंदर में काम करता है वित्तीय संस्था उसे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहते हैं। इसको दो भाग में, इसका भी दो भाग था, भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार। इसका भी दो भाग है। कौन कौन? तो गैर संस्थागत और संस्थागत। सबसे पहले देखेंगे गैर संस्थागत। तो गैर संस्थागत का डेफिनेशन क्या होगा? तो वह संस्था जो आरबीआई के नियम का पालन नहीं करे, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नियम पालन नहीं करेगा वो गैर संस्थागत में चला जाएगा। और जो संस्थागत, जो आरबीआई के नियम का फॉलो करे उसे क्या कहते हैं? संस्थागत। तो गैर संस्थागत तो क्या हो जाएगा? हम लोग सेठ साहूकार के यहाँ जाते हैं ऋण लेने के लिए, शादी विवाह कोई भी काम हो, भूमि छुड़वाने के लिए पैसे की जरूरत हो तो कभी भी जाते हैं सेठ साहूकार के पास, महाजन के पास जाते हैं। व्यापारी से भी लेते हैं, सूद पे पैसा लेते हैं, वही हुआ व्यापारी, महाजन, ये सेठ साहूकार सब सूद पे देते हैं। सेठ महाजन क्या करते हैं? सोना को जब रख के, जेवर को जल्द रख के उसके बदले में पैसे देते हैं। और दोस्त रिश्तेदार, जब भी जरूरत पड़े तो दोस्त रिश्तेदार भी काम होता है, उससे भी हम लोग कर्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं और उससे हमारे जो आवश्यकता है उसको पूर्ति होती है, बदले में हम लोग भी कभी उसको चुकाते हैं। तो ये सब क्या है? गैर संस्थागत तरीके। इसमें सरकार आपको कोई नहीं कहती है कि आप ऐसे करो। सरकार
ऐसे कहती है करने के लिए, ठीक है। ये सब गैर संस्थागत है, सरकार के नियम में इसको कोई मतलब सरकार का इससे मतलब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब देखिए संस्थागत, तो संस्थागत क्या है, तो जो आरबीआई के नियम का फॉलो करे वो संस्थागत होगा। तो इसमें क्या है, पहला सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक जो है वह 3 स्तरीय होता है। पहला होता है, ये लगभग हर एक राज्य में मात्र एक ही होता है। देखिए पहला होता है कौन, तो ग्राम स्तरीय पर प्राथमिक शाख समिति। गांव स्तर पर कौन होता है, प्राथमिक शाख समिति होता है। उसके बाद गांव के बाद जाइए जिला स्तरीय पर केंद्रीय सहकारी बैंक। आप कहिएगा केंद्रीय तो राज्य स्तर पर होता है, नहीं, यहाँ पे क्या होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक, और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी बैंक, ठीक है। तो ये क्या होगा कि सहकारी बैंक खत्म, 3 स्तरीय होता है। अब देखिए इसका कार्य वही सब है, मतलब कि हर एक बैंक का मतलब सब कुछ जारी रखना और ऋण प्रदान करना सहकारी बैंक का काम। ये 3 तरीके से होता है, राज्य में भी होता है, ग्राम स्तर पर भी होता है, और मात्र एक सहकारी बैंक होता है। अब देखिए दूसरा है प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक कृषि साख समिति का मतलब हुआ कि यह किसानों को अल्पकालीन ऋण देता है। जैसे कि किसान को घर बनाना है, ट्रैक्टर खरीदना है, मकान बनाना है और भूमि को छुड़वाना है, तो ये सब के लिए क्या करता है, तो प्राथमिक कृषि साख समिति जो है वो किसानों को लोन देती है कि आप जाके ये छुड़वा लीजिए, और वो हद से हद 1 ईयर के लिए मात्र लोन देगी, उससे ज़्यादा के लिए प्राथमिक साख समिति नहीं देती है। ये हो गया। दूसरा है भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक जो है वो किसानों को ज़मीन खरीदने के लिए, और जो बड़े बड़े करना चाहते हैं, व्यवसाय कुछ करना चाहते हैं किसान, कृषि की उत्पादकता या कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं, विकास, खुद का विकास करना चाहते हैं, कृषि को विकास करवाना चाहता है, और वह दीर्घकालीन 10 से 15 वर्ष के लिए ऋण लेता है, तो वो कौन देता है, तो भूमि विकास बैंक किसानों को 10 से 15 वर्ष के लिए ऋण देती है। उसके बाद है व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक बैंक क्या करता है, तो व्यावसायिक बैंक करेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे कि व्यावसायिक बैंक वे बैंक है जो हमारी जमा को स्वीकार करते हैं तथा हमारे ही राशि को किसी अन्य व्यक्ति को कर्ज के रूप में देकर के उससे वो लाभ कमाते हैं, और जरूरत पड़ने पर हमें ऋण भी देते हैं तथा अन्य कई सुविधा उपलब्ध कराती है, उसे व्यावसायिक बैंक कहते हैं। व्यावसायिक बैंक मुख्य 4 काम कार्य करती है। पहला जमा स्वीकार करना। जमा भी कई तरीके से स्वीकार होता है, जैसे चालू जमा, तो व्यापारी लोग जो है वो चालू जमा करते हैं, जैसे कि अभी तुरंत रुपया जमा किए तुरंत निकाल लेंगे, 1 घंटा जमा हुआ दूसरा घंटा में निकाल लिए, तो लगातार रुपया लेन देन को चालू जमा कहते हैं। दूसरा है अस्थायी जमा, यानी कि हम एक निश्चित समय के लिए बैंक में रुपया जमा करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अस्थायी जमा। यानी कि माने कि 5 ईयर के लिए हम पैसा जमा कर लिए, तो बैंक उसको किसी को कर्ज पे दे देगा, वो जो जितना ब्याज देगा उसका कुछ % आपको मिलेगा, आप जितना उसमें जमा किया, इसको क्या कहते हैं, अस्थायी जमा। और तीसरा है कौन जमा, तो संचयी जमा। तो हम लोग जो पैसा जमा करते हैं उसे संचयी जमा कहते हैं। जैसे कि अभी हम मतलब अपने लोग को बैंक में पैसा जमा किए, बैंक क्या करेगा कि आप जमा तो जब मन तब करवा लेगा, जब मन तब आप करवाइए, कोई फर्क नहीं है बैंक को, लेकिन जब आप निकालने जाइएगा ना तो लिमिट लगल रहेगा कि 4 ही बार निकालिएगा, 10 से 1000 निकलेगा, तो इसको क्या कहेंगे, संचयी जमा। यानी कि केवल वो अपना मर्जी चलाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, संचयी जमा। जब तक चाहे जब आप जमा कर लीजिए, लेकिन आपको एक लिमिट दिया जाता है कि इतना ही पैसा निकलेगा, इतना ही निकलेगा, और इतना दिन तक ही निकले, इतना दिन में इतना ही दिन बार निकलेगा, तो ये सब क्या है, संचयी जमा। उसके बाद होता है आवर्ती जमा, यानी कि आपको इसमें क्या होता है कि आप प्रति माह उसमें पैसा जमा कीजिएगा, और वह 6 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए एकत्रित रहेगा। उसके बाद सरकार आपको बैंक आपको बढ़िया रकम देगी, उससे आप कुछ करिए। तो संचयी आवर्ती जमा में क्या होता है कि महीने 200-250 रुपया, 500 रुपया, जैसा आप डोज बनाइएगा वैसा आपको जमा करना होगा, और वो एक वर्ष के लिए, 6, 5 वर्ष, 10 वर्ष के लिए ऐसे होता है। उसके बाद सरकार आपको एक मोटी रकम, अच्छी खासी रकम देती है। तो ये हो गया कि मतलब ये तो जमा करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसका कार्य। दूसरा है ऋण प्रदान करना। हम लोगों को जरूरत होगा कि हमें ऋण चाहिए, तो व्यावसायिक बैंक वो भी उपलब्ध कराती है। ऋण भी कई तरीके से देती है, अल्पकालीन ऋण भी देती है, दीर्घकालीन ऋण भी देती है। तो दीर्घकालीन ऋण जब देगी तो उसके बदले में कुछ जमानत लेती है, और भी कई तरह से ऋण देते हैं। तो यानी कि व्यावसायिक बैंक ऋण का भी कार्य करती है। उसके बाद अन्य कार्य संबंधी कुछ कार्य भी करती है। तीसरा कार्य क्या है, अन्य संबंधी कुछ कार्य करते हैं, तो कौन है, तो वो है ATM देना, क्रेडिट कार्ड देना, और ड्राफ्ट, ये सब चीज़ देना क्या करता है, व्यापारिक बैंक कार्य करता है। और चौथा कार्य है एजेंसी संबंधित कार्य। तो बैंक अभी के तौर पर एजेंसी के रूप में भी काम करता है। तो कई तरह के जो है काम, मतलब आंकड़ों का एकत्रीकरण करेगा, उसका जो कोई गाड़ी खरीदा है उसके बाद उसका जो लोन है उसका मूल्यांकन, ये सारा चीज़ व्यावसायिक बैंक के ही हाथ में रहता है। और भी कई तरह के कार्य करते हैं। बुक पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। और वीडियो इसलिए ज़्यादा स्पीड से इसलिए बता रहे हैं ताकि वीडियो काफ़ी छोटा हो, 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर उड़ जाएगा, कि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, ठीक है। तो व्यापारिक बैंक हो गया। अब है नबार्ड। तो नबार्ड जो है इस सब का दादा है, सबका संभालता है नबार्ड। यहाँ तक का केंद्रीय बैंक RBI को भी नबार्ड ही संभालेगा, यानी कि नबार्ड को भी RBI को भी नबार्ड के अंदर में रहना होगा। यानी संस्थागत, गैर राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, सभी इसका ऑर्डर फॉलो करेगा। इसे क्या कहते हैं, नबार्ड कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये वित्तीय संस्था खत्म होता है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था और राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। अब मात्र अलग से 2 टॉपिक है, उसको कवर करते हैं, उसका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट कीजिएगा लास्ट में, तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए एक टॉपिक है स्वयं सहायता समूह और एक टॉपिक है सहकारिता। सबसे पहले हम सहकारिता पर चर्चा कर लेते हैं।
तो सहकारिता जो है ये 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह है। इसमें लोग अपने मतलब अपना विकास करने के लिए, अपने पारिवारिक विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए स्वयं जुड़ते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं और जिसको जरूरत है उसको दे देगा, उससे फिर इसी तरह से होता है। इसको क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। ये खत्म। अब है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह है, इसमें केवल महिलाएं जुड़ती है और 15 से 20 महिला मिलकर एक सहायता समूह बना सकती है। और 15 से 20 महिला मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाई, उसमें एक उसका हेड रहेगा। वो क्या करेगी कि एक रकम मतलब तय करेगी कि 10 रुपया 20 रुपया रोज हमको जमा करना है। तो इस तरह से वो सारी रुपया कलेक्ट करेगी और 7 दिन महीना में क्या करेगी कि अपने अधिकारी के पास जाएगी, इतना सिग्नेचर करवाएगी कि 100 रुपया इतना हम कलेक्ट किए हैं, इतना दिन में उस अधिकारी साइन कर देंगे। उसके बाद उस पैसा को लेकर के बगल के बैंक में जमा कर देंगे और जब भी उसमें से किसी व्यक्ति को कार्ड लगे तो वो पैसा उसको देगा, बदले में उससे कुछ ऋण लिया जाएगा और फिर वह व्यक्ति उसको जब पैसा लौटाएगा तो सब पैसा समूह का होगा और वो फिर किसी को काम लगा तो वो उसको देगा। तो इसी तरह से होता है ये स्वयं सहायता समूह। तो 15 से 20 औरत का समूह यानी महिलाओं का समूह होता है। इसका उद्देश्य पारिवारिक जरूरत पूरा करना और ग्रामीण विकास। तो सहकारिता का उद्देश्य क्या है कि पारिवारिक का जरूरत पूरा करना और गांव का विकास करना सहकारी का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 4 फिनिश होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने जितना हो सके कोशिश की पूरे का पूरे शॉर्ट बनाने के लिए। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिए फुल्ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।